वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हरीश और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल परम ज्योति के माध्यम से आज एक अपना एक्सपीरियंस जो कि मेरा सीटेट को लेकर है उसको आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। कैसे आप अपने आखिरी के दिनों में कैसे सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, सीटेट के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो जो है इसमें पेडागाजी जो है मेन इसका है कि पेडागाजी आना चाहिए। पेडागाजी इसमें कितने अंक का आता है तो 15-15 अंक का हर सब्जेक्ट में आता है पेडागाजी। 15 नंबर हिंदी, 15 नंबर संस्कृत, 15 नंबर इंग्लिश, 15 नंबर मैथ, 15 नंबर ईवीएस। 2 भाषा का सब्जेक्ट होता है और एक मैथ और एक ईवीएस। इन चारों को मिला के टोटल 60 नंबर्स का पेडागाजी आ जाएगा। और इसके बाद 30 नंबर सीडीपी, टोटल 90 नंबर का सीटेट में पेडागाजी आता है। इसके अलावा 15 नंबर का हिंदी में गद्यांश पद्यांश और 15 नंबर का संस्कृत में, मतलब 15-15-30, यानी कि टोटल 120 मार्क्स इसी से कवर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इन सब को कैसे कवर करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट की जो पेडागाजी सेक्शन है जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ, इन सब को पढ़ लें। कोई भी यूट्यूब चैनल लें, वहाँ पे हिंदी की पेडागाजी 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसको देखें और फिर इसके बाद सबकी पेडागाजी अच्छे से देखने के बाद सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अवश्य करें और ध्यान से करें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय जो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहे हैं उसका एक शॉर्ट नोट बना लें और ऑप्शन को इल्यूमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है सीडीपी, सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि सीडीपी का जो पार्ट है, सीडीपी की वजह से हम हिंदी, संस्कृत और मैथ के पेडागाजी के भी क्वेश्चन कर पाते हैं। सीडीपी में किस टॉपिक को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, मतलब ये टॉपिक हमेशा हमको सीडीपी में पढ़ना चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे पहला होता है विकास के सिद्धांत और विकास क्या क्या होता है। तो विकास में क्या क्या है, जैसे कि हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, मतलब कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग विकास कहते हैं। और विकास के सिद्धांत में क्या क्या है, तो निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। इसी से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, कि सभी लोगों का व्यक्तिगत विकास जो होता है भिन्न भिन्न होता है। फिर उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, फिर उसके बाद विकास की एक निश्चित दिशा का सिद्धांत। विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि वो एक घंटी के आकार का होता है। विकास के सिद्धांत से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पूछ देगा कि इनमें से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है, या इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। फिर पूछ देगा कि विकास के सिद्धांत में निम्न प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पूछेगा क्वेश्चन में निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से 3 विकास का सिद्धांत नहीं रहेगा और 1 रहेगा। उसी ऑप्शन को हम लोग को चूज करना है। फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। 3 ऑप्शन में विकास का सिद्धांत रहेगा, 1 ऑप्शन जो कि विकास का सिद्धांत नहीं रहेगा, उस ऑप्शन को चूज करना है। और ऐसे ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर दे देगा कोई थियरी दे देगा, उसमें पूछेगा ये कौन सा विकास का सिद्धांत है। दे देगा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये कौन सा सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत। विकास है जो एक निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास के सिद्धांत में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर एक और आता है प्रकृति पोषण विवाद आता है विकास के सिद्धांत में, जिसमें कि ये नेचर और हेरेडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी प्रकृति और पोषण दोनों की अंतःक्रिया जब होती है तब मतलब विकास। नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है? पियाजे की जो 4 स्टेज हैं, जो चरणबद्ध है: संवेगात्मक गामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन सब की विशेषताओं को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर ले, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। और पियाजे, जीन पियाजे के जो शब्द हैं उस शब्द से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे संगठन है, अनुकूलन है। अनुकूलन में अब 2 टाइप का होता है, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। अनुकूलन का मतलब होता है कि जो पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य सामंजस्य बनाता है, उसका मतलब होता है अनुकूलन। आत्मसातीकरण का मतलब होता है जब कोई चीज़ नया जान जाता है बच्चा, तो उसको कहते हैं आत्मसातीकरण। और जब नवीन ज्ञान जानने के बाद जब उसका कोई विस्तार करने लगता है, तो उसका मतलब होता है विशिष्टीकरण। इन शब्दों को बहुत अच्छे से कर लेंगे और इसके क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इन तीनों टॉपिकों का, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलनबर्ग का ज़रूर करें। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने भाषा को महत्व दिया है। मतलब इन्होंने कहा था कि जितना ज़्यादा भाषा का विकास होगा उतना ही व्यक्ति का सामाजिक विकास होगा। जितना ज़्यादा भाषा का विकास होगा उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। तो इसके लिए इन्होंने, इनके जो 2 शब्दों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो है कि स्केप फोल्डिंग और दूसरा है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि वास्तविक विकास का स्तर कुछ होता है विदाउट हेल्प बच्चे का, और कुछ हेल्प देने पर जो बच्चा सीखता है, डायरेक्शन से सीखता है, तो वो अपनी असली क्षमता पर पहुंच जाता है। तो स्केप फोल्डिंग होती है, जो थोड़ा सा हेल्प दिया जाता है उसको कहते हैं स्कोप होल्डिंग। और जो स्केप फोल्डिंग देने के बाद जो असली अपने स्तर पर पहुंचता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक से जो क्वेश्चन बार बार आता है वो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में चारों जो अवस्थाएं हैं उनकी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, इन चारों अवस्थाओं की विशेषताओं से किस किस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, और जो जीन पियाजे के दिए हुए शब्द हैं जिसके अर्थ से उसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। संगठन है, उनका शब्द, जीन पियाजे जो हैं प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाएं जो प्राप्त करता है उसको संगठन कहते हैं। अनुकूलन होता है कि नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में जो सामंजस्य बैठाता है बच्चा, उसको कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का भी 2 पार्ट है, आत्मसातीकरण, विशिष्टीकरण। इन दोनों से भी क्वेश्चन आते हैं। आत्मसातीकरण मतलब नवीन ज्ञान प्राप्त करना, विशिष्टीकरण मतलब नवीन ज्ञान को और विस्तार कर देना। इससे क्वेश्चन आते हैं। जब इसके आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब आप बहुत हद तक इसको समझ जाएंगे। और इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लें, अगर ज़रूरत पड़े तो किसी टीचर्स के वीडियो को अच्छे से देख लें और इन सब अर्थ को समझ लें। फिर एक आता है स्कीमा, वस्तुओं की निरंतरता का गुण पाया जाता है। फिर इसके बाद जो होता है, इसी तरह जो नेक्स्ट सिद्धांत है ये है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा था, जैसे जीन पियाजे थे तो इन्होंने प्रकृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, बच्चा प्रकृति में ही सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की आए तो इन्होंने कहा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है वो भाषा का है, यानी समाज से है। जितना बच्चों का भाषा का विकास होगा उतना ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 स्तर दिए, मतलब 3 स्तर था। एक वास्तविक विकास का स्तर, एक संभाव्य विकास का स्तर और एक निकटतम विकास का स्तर। इसमें भी इनका जो है 2 शब्द है, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि एक्चुअल में बच्चा कितना जानता है, कितना स्तर तक पहुंच पाता है। लेकिन उसको जब कहीं रुक जाता है, फंस जाता है, तो उसके लिए इसके फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी थोड़ा सी मदद दी जाती है, फिर वो अपने असली स्तर पर जितनी क्षमता है उतना तक पहुंच जाता है। और दूसरा शब्द जो आता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जितनी हम लोग हेल्प किए रहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट, फिर जितना उसका पोटेंशियल है, यानी संभाव्य के स्तर पर जाना,
जो हम लोग बीच में हेल्प देते हैं, इन एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट दोनों के जो बीच में हम जितना हेल्प दिए रहते हैं उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी इतनी बस हेल्प की ज़रूरत है ताकि वह एक्चुअल डेवलपमेंट से जितना उसका पोटेंशियल है उस पर पहुँच जाए। तो इन दोनों शब्द से इसके फोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। इन सब के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में है कि जो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं वाइगोत्स्की, कि बच्चा जब अपना काम करता रहता है तो कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहता है अपने में, तो वो अपने काम की दिशा देने के लिए करता है। ऐसे ही बार बार क्वेश्चन बहुत बार आए हैं कि प्राइवेट स्पीच से ये अपने यूजफुल होता है उसके लिए। बालसिक अपना मानसिक क्रिया कर रहा होता है और वो अपनी प्राइवेट स्पीच में बात करता है। प्राइवेट स्पीच का मतलब ये होता है कि वो अपने काम करते समय कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहता है। वो अपने काम की दिशा देने के लिए करता है और काम अच्छे से करता है। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, कोहलनबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थियरी। कोहलनबर्ग ने नैतिक विकास का एक थियरी दिया था जिसको कहते हैं कोहलनबर्ग के मोरल डेवलपमेंट। तो इन्होंने इसके लिए 3 स्तर दिए थे और उसकी 6 अवस्थाएं दी थी। और क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसका कुछ क्वेश्चन दे देगा और ये नैतिक, इनका मेन है नैतिक तड़करा, मतलब नैतिक दुविधा, ये नैतिक दिलेमा है। इनका जो मेन कोडवर्ड है कोहलनबर्ग के सिद्धांत का, नैतिक दुविधा। तो क्वेश्चन उसी से पूछता है। जैसे इसमें इसकी 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज, फिर होता है उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व परंपरागत 4 से 10 वर्ष की आयु, परंपरागत 10 से 13 वर्ष की आयु और उत्तर परंपरागत 13 से 16 वर्ष की आयु। पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चा समाज के नियमों को नहीं जानता। मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, क्या समाज के लिए सही है, नैतिक व्यवहार क्या सही है क्या गलत है। तो पूर्व परंपरागत में जो मेन होता है डिसाइड, वो होता है माता पिता और आस पड़ोस के द्वारा डिसाइड होता है। पूर्व परंपरागत में 2 आता है स्टेज, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। फिर उसके बाद परंपरागत जब कुछ बच्चा जानने लगता है तो इसमें आता है 2, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। यानी कि रूल्स आर रूल्स, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम मतलब रूल्स आर रूल्स। फिर इसके बाद आता है स्टेज ऑफ सोशल कंट्रैक्ट, सर्वभा यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है समाज का। तो इन 6 अवस्थाओं को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन बार बार अभी सीटेट का जो मॉडल पेपर आया है नया नया, उसमें दिया है कि एक मतलब परिवार के सदस्य को इलाज की आवश्यकता है और उसके लिए जो दवा है बच्ची को लाना है और बच्ची के पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं, तो या तो उसको चुरा लें, लेकिन ये समाज के लिए गलत है। तो उसमें दिया था क्वेश्चन में कि अगर वो चुरा लेगी तो उसको डर है बच्ची को कि अगर चुरा लेगी तो वो जेल चली जाएगी। तो ये जो है ये पहली अवस्था है। ये पूछ देगा कि ये किस अवस्था का वो है, मतलब ये किस स्टेज को दर्शाता है। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, मतलब ये है कि वो उसको पता है, डर है कि अगर वो चुरा लेगी तो वो जेल चली जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को वो घुमा देता कि चोरी करना पाप है, तो समाज का रूल्स है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। फिर इसी को पूछ देगा कि समाज का सिद्धांत है, मतलब इसी को कह देगा क्वेश्चन को, ये समाज का सिद्धांत है, सामाजिक नियम है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा स्टेज फॉर सोशल कम्पैक्ट। और अगर इसी क्वेश्चन को ये दे देगा कि चोरी करना पाप है, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। उसको पता है, मतलब एक ही क्वेश्चन को किसी प्रकार से पूछ सकता है और उसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लें और इसके क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक से आता है क्वेश्चन वो है बुद्धि। बुद्धि से क्या क्वेश्चन आएगा, बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या है। जैसे बुद्धि जन्मजात प्राकृतिक योग्यता है। बुद्धि जो जितना
प्रकृति से समाज से समायोजन कर पाता है वो बुद्धि है। जो जितना अमूर्त चिंतन कर पाता है उसके पास उतने ही बुद्धि है। बुद्धि के 4-5 स्टेटमेंट दे दिए रहेंगे। इसमें पूछेगा कि कौन बुद्धि की विशेषताएं नहीं हैं, बुद्धि की विशेषताएं हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो बार बार आता है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो 9 प्रकार दिए हैं, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी। इन सब बुद्धि में कैसे आएगा प्रश्न, दे देगा कि संगीतज्ञ में कौन सी बुद्धि होगी, गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि होगी, इंजीनियर में कौन सी बुद्धि होगी, कवि में कौन सी बुद्धि होगी। तो इन सब प्रकार के क्वेश्चन को भी देख लें। ऐसे पूछ देगा कि कवि में कौन सी बुद्धि होगी, तो जो कवि होता है वो कल्पना बहुत ज़्यादा कर लेता है, तो या तो उसमें कल्पना वाला बुद्धि होगी, उसको कहते हैं स्थानिक बुद्धि। या तो जो कवि होगा उसके बाद भाषा की पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो ये होगी भाषाई बुद्धि। तो ये दोनों ऑप्शन को कभी एक साथ नहीं देगा। ऐसे पूछ देगा कि वकील में कौन सी बुद्धि होगी, गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि होगी। तो गणितज्ञ जो होता है वो बहुत तार्किक चिंतन कर पाता है, तर्क कर पाता है, अंकों को समझता है, उसमें तार्किक बुद्धि होगी। तो इसमें मेन कन्फ्यूजन वाला है अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक। तो जो अंतर्व्यक्तिक होता है वो होता है कि जो दूसरों को समझ पाए, इंटरपर्सनल, मतलब जो दूसरों को समझ पाए, उसको कहते हैं अंतर्व्यक्तिक। और जो अंतराव्यक्तिक का मतलब होता है जो खुद को समझ पाए। तो जैसे व्यक्तिक अन्य बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में जो होता है जो दूसरों को समझ पाए, वो जैसे होता है चिकित्सक। चिकित्सक है, दूसरों को देखकर दूसरों के लोगों का इलाज करता है, डॉक्टर। तो ये हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटर मतलब होता है दूसरों का और इंट्रा मतलब होता है अपने आप का। तो ये दोनों हमेशा बार बार आता है क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे क्वेश्चन आएगा वो है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि क्रिएटिविटी, मतलब कि जो कुछ नया क्रिएट कर पाए और उसकी उपयोगिता भी हो। तो पूछेगा कि सृजनात्मकता किसके पास होगी, वो सृजनात्मकता वाले लोग कौन सा चिंतन करते हैं। तो एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है डाइवर्जेटिंग थिंकिंग, मतलब एक अगर समस्या आ गई तो उस समस्या को हल करने के लिए वो कई प्रकार से सोच पाए, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेटिव। और जो एक कई समस्या है वो हर समस्या को एक ही प्रकार से होता है, सोचता है, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेटिव और कंजर्वेटिव। तो जो डाइवर्जेटिव होता है यानी एक ही समस्या को कई प्रकार से सोच पाता है, जैसे अपसारी चिंतन करता है तो वो नई चीज़ों को कर पाएगा और उसमें सृजनात्मकता ज़्यादा होगी। तो सृजनात्मकता से ये वाला आता है क्वेश्चन कि अपसारी चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन क्या है, ये दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फिर बालक को कक्षा शिक्षण में कैसे सिखाना चाहिए, मतलब बालक में को कक्षा में कैसे सिखाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कक्षा का वातावरण जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। और इसमें होता है जो भी ऑप्शन जिसमें बालक खुद स्वयं से करके सीखे, स्वयं क्रियाशील रहे, वो सबसे होता है। फिर बालकों के बीच में विभेद नहीं करना चाहिए, हमें समानता का वो रखना चाहिए। फिर समस्या समाधान वाले क्वेश्चन आते हैं कि समस्या समाधान के लिए जैसे पूछ देगा कि समस्या समाधान के लिए कैसे प्रश्नों को रखना चाहिए। तो उसमें ऐसे प्रश्नों को रखना चाहिए जैसे कि बालक जिसमें जितना एक्टिव हो सके, जितना सोच सके। तो ऐसे क्वेश्चन भी सीटेट में बहुत आते हैं। फिर अगर कक्षा में अगर शिक्षक कुछ सिखाता है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो प्रीवियस ईयर में आप लोग क्वेश्चन आए हैं उन्हें खूब प्रैक्टिस करें और उस आंसर्स को ध्यान से देखें। जिन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं उनको छोड़ दें और जिन क्वेश्चंस में आप नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत गलती हो रहा है, तो उसको नोट कर लें और पेपर से एक दिन पहले उसको दोहरा के अवश्य जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आंसर कैसे होगा, तो समावेशी शिक्षा पर आधारित होता है। सभी बच्चों को समान रूप से देखना होता है, लैंगिक समानता यानी सबको समान रूप से देखना पड़ता है, जिसमें बालक खुद करके सीखे, एक्टिव लर्नर हो, बाल केंद्रित और समावेशी शिक्षा पर जोर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाषा कौशल।
जो इसका सीक्वेंस होता है ये पूछ देता है कौन सा सबसे पहला सीक्वेंस है। तो LSRW इसका सीक्वेंस है। लिसनिंग मतलब कि सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना। तो इनके बारे में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन कौन सा एक्टिव स्किल है, कौन सा पैसिव स्किल है, कौन प्रोडक्टिव स्किल है, कौन ग्रहण करने वाला कौशल, ग्रहणात्मक कौशल। तो इसमें पूछेगा कि इसमें एक्टिव किस में रहता है। बच्चा जब अगर बोलता है, लिखता है, ये सब एक्टिव स्किल है। इसमें खुद को एक्सप्रेस करता है। जब एक्सप्रेस करेगा तो ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल, यानी कुछ अपने से बोलता है, एक्सप्रेस करता है खुद को। तो प्रोडक्टिव पूछेगा कि इसमें से कौन उत्पादनात्मक कौशल है, तो बोलना लिखना, 4 ऑप्शन दे देगा। फिर इसके बाद पूछ देगा कि इसमें से कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है, इसमें से कौन सा एक्टिव स्किल है, इसमें से कौन सा पैसिव स्किल है। फिर पूछ देगा क्वेश्चन में कि इसमें इसका क्रम क्या क्या है। तो लिसनिंग पहले है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में जो होते हैं डिसलेक्सिया, मतलब कि लिखित भाषा को जो सही से पढ़ नहीं पाता, जैसे 6 को 9 पढ़ेगा, 9 को 6 पढ़ेगा, सा को वाज पढ़ लेगा, मतलब उल्टा पढ़ लेगा। 6 को 9 पढ़ लेगा, सा लिखा रहेगा, इसको वाज पढ़ देगा। ऐसे मतलब जिसमें इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से बहुत क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या करता है कि डिसलेक्सिया ऑप्शन में नहीं देता है और ऑप्शन में ये दे देगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये ऑप्शन में नहीं देगा तो इसको हम लोग ट्रिक करेंगे। फिर होता है अफेजिया, जिसको कुछ सुनने संबंधी भाषा अधिगम का विकार हो, सुनने संबंधी विकार हो, इसको कहते हैं अफेजिया। ये हिंदी में भी आ जाता है, संस्कृत में भी पूछ सकता है और उसके बाद इंग्लिश में भी पूछ सकता है। फिर डिसग्राफिया, जो अक्षरों को पहचानने में, अक्षरों को लिखने में जिसको कठिनाई होती है, उसको कहते हैं डिसग्राफिया। इन तीनों से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद जो होता है एक दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होते हैं, श्रव्य सामग्री के प्रकार क्या हैं, दृश्य सामग्री के प्रकार क्या है, ये किस किस चीज़ को पढ़ने में मदद करते हैं। श्रव्य और दृश्य सामग्री, श्रव्य एंड दृश्य सामग्री, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसको भी याद रखें। इसके अलावा जो होता है आगमन विधि और निगमन विधि, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आगमन विधि जो होता है, आगमन विधि और निगमन विधि। निगमन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को सिद्ध करना, किसी भी चीज़ को सिद्ध करना। जब हम लोग पढ़ते थे पहले 10 में 9th में, तो हम लोग सूत्र को प्रूव करते थे। उस सूत्र को पहले बता दिया जाता था ये सूत्र है, फिर इसको हम लोग सिद्ध करते थे। तो ये है निगमन विधि, यानी कि इसमें पहले ही नियम बता दिया जाता है, फिर उदाहरण उससे बाद में समझाया जाता है। तो ये है निगमन विधि। और आगमन विधि का मतलब है कि इसमें उदाहरण पहले दे दिया जाएगा, कई एग्जाम्पल दिए जाएंगे उस टॉपिक पे, फिर उसके बाद इसके नियम बताए जाएंगे। तो ये है आगमन विधि। इन दोनों विधियों से भी हमेशा सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। फिर किसी भी एग्ज़ाम, सीटेट के एग्ज़ाम में कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, कैसे किसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे, तो इसके लिए कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं और पॉजिटिव वर्ड्स हैं। निगेटिव वर्ड्स अगर ये सब दिख जाए तो इसको हम लोगों को कभी आंसर, ये आंसर नहीं होगा। जैसे कि केवल, मात्र, सिर्फ और ओनली, ये दिख जाए तो ये निगेटिव वर्ड्स है, ये उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। फिर जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन में रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब ऑप्शन दिख जाए, यानी रोट लर्निंग की बात हो, रट के पढ़ने की बात हो, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। फिर दंड, सजा, समस्या, बोध, हतोत्साहित करने की बात हो, ये भी नहीं होगा। जो लर्निंग है, सीखने की वो है, क्रिया है, ये पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित न होकर क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर शिक्षक केंद्रित कहीं भी ऑप्शन में दिख जाए तो इसको भी नहीं मानना है। खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, ऐसे भी नहीं मानना है। जिस क्वेश्चन में लैंगिक असमानता की बात हो, यानी कि सबको समान रूप से शिक्षा देना है, न कि असमान रूप से, ऐसे भी क्वेश्चन को नहीं मारना है। फिर उसके बाद बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना है। जिस भी क्वेश्चन में बच्चे के मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व न दिया गया हो, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर मातृभाषा से अगर किसी को सिखाया जाता है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसको अगर महत्व न देना की बात है तो ये है। बच्चा एक क्या होता है, एक्टिव लर्नर, यानी कि निष्क्रिय किसी भी चीज़ में आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा।
फिर जहाँ भी रोजगार के लिए शिक्षा की बात हो, व्यावसायिक शिक्षा की बात हो, ये भी निगेटिव वर्ड है। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी निगेटिव शब्द है। शिक्षा सीमित नहीं होना चाहिए, शिक्षा सभी प्रकार के सामाजिक वातावरण में देनी चाहिए। फिर उसके बाद पॉजिटिव वर्ड्स में क्या है, सर्वांगीण विकास। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे सबका सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, संवेगात्मक विकास भी हो। करके सीखना, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करना है जिसमें बच्चा खुद एक्टिव रहे, स्वयं करे, हस्तपरक अनुभव हो, खुद अपने करे, खुद से कुछ सीखे। फिर ऐसे चीज़ जो सम्मान, लगान, प्रोत्साहन, जैसे कोई भी लड़का अगर बढ़िया एग्जाम में करता है कुछ भी, सबको सम्मान, लगान और प्रोत्साहन करना चाहिए। फिर इसके बाद जिज्ञासा। जिज्ञासा भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड, मतलब जो भी बच्चा जिसको ज़्यादा जिज्ञासा रहेगी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ज़्यादा उत्सुक रहेगा, वो ज़्यादा सीखेगा। शिक्षा होना चाहिए बाल केंद्रित, मतलब बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा होनी चाहिए। व्यवहारिक कुशलता, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। और जो होता है, जो ज्ञान होता है, उसको वास्तविक जोड़ जीवन से, दैनिक जीवन से जोड़ कर सिखाना चाहिए, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड। ये सब अगर दिख जाएगा एग्जाम में तो इसको ही आंसर करें। लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण। समावेशी शिक्षा, मतलब सबको एक जगह, एक छत के नीचे, चाहे वो विकलांग हो या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, सबको एक जगह, एक छत के नीचे शिक्षा देना, ये सब है। श्रव्य दृश्य सामग्री का जहाँ प्रयोग हो शिक्षा देने के लिए, ये है। संसाधन, जो हमारे आसपास के वातावरण में जो संसाधन उपलब्ध हैं, इन सब को यूज करके या सीमित संसाधनों से ही हम उसको अच्छे से समझाकर शिक्षा दें। फिर विभिन्न संदर्भों में जो भाषा का प्रयोग कर पाए, वो है। फिर विभिन्न जो गतिविधियों पर आधारित है शिक्षा। इसके अलावा हम लोग पॉजिटिव निगेटिव वर्ड कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस से जो भी हमको पॉजिटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड मिलेगा, उसको हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसको खुद से हम लोग सीखेंगे। इसके बाद जो आता है हम लोगों का ईवीएस। ईवीएस में तो 15 मार्क्स की पेडागॉजी आएगी। इसके अलावा जो 15 मार्क्स होगा, इस 15 मार्क्स में 3, 4, 5 ये प्राथमिक स्तर के लिए है। एनसीईआरटी ईवीएस की बुक अगर पढ़ पाएंगे तो पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ पा रहे, समय नहीं है, तो कहीं से भी अगर इसका शॉर्ट नोट्स मिल जाए ईवीएस का, उन 3, 4, 5 की बुक का अगर शॉर्ट नोट्स कहीं से मिल जाए तो उसको अच्छे से कवर कर लें, बस। उससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 15 नंबर 3, 4, 5 की एनसीईआरटी के बुक से शॉर्ट नोट्स अगर कहीं से मिल जाए, बहुत लड़कों के पास होगा या किसी के पास होगा, उसको कहीं से लेके उसी को पढ़ के जाए। इसके अलावा एक दिशा वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कोई कह देगा कि इधर पूरब में इतना 5 मीटर गया, फिर उसके बाद पश्चिम में इतना गया, तो ये डिस्टेंस निकालना रहेगा। फिर समय दे देता है कि इतने बजे एक ट्रेन खुली, इतने बजे यहाँ पे पहुँची, तो उसके बीच समय का डिफरेंस कितना है। ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, डिस्टेंस निकालने वाला। इसके बाद जो और क्वेश्चन आता है, एक आता है मैप से। मैप में आ जाएगा कि ये कहाँ पे है, कहाँ दर्शाएगा, पोचमपल्ली किस राज्य में है, मतलब मैप वाला क्वेश्चन जो भी है ईवीएस की बुक में। ईवीएस के बुक में जो भी स्थान दिया है वो किस राज्य में है, कहाँ पे है, इससे बहुत क्वेश्चन आ जाता है। और इसको पढ़ते समय सबसे बढ़िया है कि हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, और क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलनबर्ग, सृजनात्मकता, जो भी टॉपिक आपको बताए गए हैं, इन सब को अच्छे से पढ़ लें। आप सीटेट के लिए पेडागॉजी को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और आगे से हमारे इस चैनल पे यूपी टेट, सीटेट और अन्य भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है या मैथ है, इसकी वीडियो समय समय पे हमेशा आप लोगों को मिलेगी, और हम लोग पूरा इसका सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा उतना सही से नहीं हो पाया, लेकिन इस टॉपिक को अब इतना आप लोग बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे, इतने शब्दों को ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स के नोट्स आप लोग चाहें तो खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय खुद से बनाएं, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो रहे हैं उसका नोट्स स्वयं बनाएं। कल से आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, इस वीडियो का लाभ लेकर सीटेट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें।